नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में हम एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें दो क्लासेज हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। दोनों क्लासेज की यदि हम थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे देखें तो उसमें कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक तो हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना, ठीक है, कि एनवायरनमेंट है क्या। एनवायरनमेंट बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सराउंडिंग्स, ठीक है, यानी कि आसपास का एरिया, वो आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट स्टडीज क्या है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट साइंस क्या है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट साइंस का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। जैसे आपके पॉल्यूशन हो गया, डिजास्टर हो गया, ठीक है, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स हो गए, ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी हो गया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये हम क्या करते हैं, इसी एनवायरनमेंट साइंस में इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद में हमने कहा था कि इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एवरी जो सब्जेक्ट है आपका, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ ना कुछ उसका स्कोप होता है, तभी हम जो है पढ़ते हैं उसको। नहीं तो बिना मतलब ऐसे ही कोई ऐड नहीं कर देता है कोर्स को। ठीक है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, तब जाकर हम पढ़ रहे हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस और स्कोप देखने को मिलते हैं, उनकी हमने चर्चाएं की थी। ठीक है, इसके बाद में हम कह रहे थे कि नेक्स्ट हम जो है एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स की हमने बातें की है, जिसमें सारी चर्चाएं, जैसे कि आपके हो गया हाइड्रोस्फीयर क्या है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, इन सब की हमने चर्चाएं की थी। इसके साथ में ही जो एटमॉस्फेयर है उसके कुछ सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स का मतलब हो गया उसकी कुछ लेयर्स हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग हम कह रहे हैं कि 1600 किलोमीटर तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। इसका मतलब उसमें बीच बीच में अलग अलग लेयर्स पाई जाती है, अलग अलग गैसेज की, या उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वजह से हम उनको जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, उनकी हमने बात की थी, जिसमें आपके ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेप्टोस्फीयर, मीजोस्फीयर, जो है आपका एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, इन सब की हमने बातें की थी। यहां तक कि हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक मेजर टॉपिक है, ठीक है, जिसको हमने दो क्लासेज में कंप्लीट कर लिया है। तो एक मेजर टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज ही है, तो इसी की हम बात करेंगे और इसमें नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स की। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गई, ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट हो गए, सोइल हो गई, पेट्रोलियम हो गए, जो है मिनरल्स हो गए। ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, एज एन जो है नेचुरल रिसोर्स ही है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी, हम ये कहेंगे एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, एनीथिंग यानी कि कोई भी वो चीज जो कि हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, काम की है, हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं। उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, संसाधन या रिसोर्स बोल रहे हैं। और इसमें जो नेचुरल शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रकृति में, नेचर में ऑटोमेटिक बन रहे हैं। इसके लिए हम ना कोई काम कर रहे हैं और ना ही आगे करेंगे। ये क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिक फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, जो कोल है, उसको हम थोड़ी बनाते हैं, वो मिट्टी में ऑटोमेटिक ही क्या हो रहा है, बन रहा है। पुराने टाइम पे जब पेड़ पौधे थे, वो उनका जो कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो इकट्ठा हो गया और वो क्या हो गया, आगे चल के जो है फॉर्म बन गई आपके कोल की। ठीक है, क्योंकि कोल क्या है, कार्बन की एक फॉर्म ही तो है, तो वो चीज देखने को मिलती है। तो एनीथिंग यूजफुल, एनीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यूजफुल कोई भी वस्तु जो कि हमारे काम की है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एज ए रिसोर्स मान के चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे कि ये
जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही नेचुरल रिसोर्स है, कई प्रकार के नेचुरल रिसोर्स है। जैसे कि हम कुछ का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसको हम नहीं बनाते हैं, मिट्टी ऑटोमेटिक ही बनी थी और एक लंबे टाइम के अंतराल बनी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में ही बन गई थी। उसमें हम ये कहते हैं 1 सेंटीमीटर जो आपकी सॉइल है उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसमें कुछ जो रिसोर्स है उनकी हम बात करते हैं। एक तो सॉइल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके अलावा हम बात करते हैं पेट्रोलियम, यानी कि एनर्जी लिख देता हूं मैं, ठीक है। एनर्जी में हम सभी चीजों की चर्चा कर लेंगे, जैसे कि आपके ये जो जितनी भी कोयले से संबंधित एनर्जी वाली चीजें हैं, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, इसके अलावा जो है प्राकृतिक गैस हो, ये सारी क्या है आपके कोल से संबंधित या एनर्जी से संबंधित रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग हो गए, माइनिंग से संबंधित जो रिसोर्स है, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं रिसोर्स के तौर पे ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनरल्स भी लिख देता हूँ, मिनरल्स भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला है, मतलब क्या बेसिस रखते हैं हम, तो इनकी जो यूटिलिटी है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके आधार पर, जो उत्पादकता है उसके आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं कि कितने टाइम में ये क्या होते हैं दोबारा से प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके आधार पर, ठीक है। तो उनकी हम बात करते हैं। एक तो होते हैं रिन्यूएबल, आपने सुना होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि इनको एक तो हम रिसोर्स को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के तौर पे डिवाइड करते हैं, और एक एनर्जी रिसोर्स को जब हम एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे उस टाइम पे इनको जो है दोबारा से डिवाइड करेंगे और वहां पर हम ये कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। दोनों में फर्क है। एक रिन्यूएबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल जितने भी हमारे पास रिसोर्स है उनको डिवाइड करने की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, या सिर्फ जो आपके यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स है उन्हीं को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के जो है डिवीजन हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, आपको बिल्कुल बातें समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखो, रिन्यूएबल में आपके जो है ऊर्जा में मुख्य रूप से हम कहते हैं सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी कौन सी है? रिन्यूएबल है। इसके बाद में हम कहेंगे कि आपके जो एग्रीकल्चर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एग्रीकल्चर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि कुछ सालों में हम एक बड़ा फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, दोबारा से हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल में कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। क्या इनको हम जल्दी से दोबारा बना सकते हैं? जी नहीं, ठीक है। कोल को और पेट्रोलियम को हम एक लंबे अंतराल के बाद ही दोबारा बना सकते हैं, जो कि प्रकृति में ऑटोमेटिक ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बनने से ये बनेंगे, प्रकृति में ये ऑटोमेटिक ही बनते हैं, अपने स्तर पे बनते रहते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स के रूप में बोल रहे हैं। आई बात समझ में? क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में और एग्जांपल्स के रूप में सॉइल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? सॉइल को भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स को भी हम बार बार नहीं बना सकते, यदि बनाते तो हम सोना चारों ओर सोना ही सोना कर लेते, ठीक है। सोने के इतने भाव होते ही नहीं, पेट्रोलियम के डीजल के इतने भाव होते ही नहीं, क्योंकि इनको हम क्या कर लेते? दोबारा से बना लेते। तो जब दोबारा से कोई चीज बन जाती है, इसका मतलब उसकी अवेलेबिलिटी हो गई, और जब अवेलेबिलिटी हो जाती है तो जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि डिमांड कब बढ़ती है? जब जो है चीजों की कमी होती है,
ठीक है, उस टाइम पे डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पर जब कमी ही नहीं होगी, यदि दोबारा बना लेंगे तो कमी नहीं होगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो इसके जो है प्राइस भी नहीं बढ़ती है, जो मूल्य है वो भी इसी से जो है रिलेट करता है, इसी के साथ में बढ़ता है, ठीक है, डिमांड के साथ में ही। तो ये चीजें हैं, दोनों आप ध्यान रखोगे। ये मेजर क्लासिफिकेशन है आपका किसका, रिसोर्स का, ठीक है। इसके अलावा और भी, क्योंकि कुछ नेचुरल बनते हैं, ठीक है, और कुछ को हम एज ए नेचुरल रिसोर्स काम में लेते हैं, कुछ को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका सोना है जिसकी हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, वो गोल्ड कभी भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमने माइनिंग की और डायरेक्ट जो है गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक लंबी प्रोसेस होती है, लंबी प्रोसेस के थ्रू बाद में क्या होता है, हमें सोना मिलता है, ठीक है। सोना एक्चुअल में जो प्योर गोल्ड होता है वो मिलता है, ठीक है। तो इतनी लंबी प्रोसेस से गुजरने के लिए जो है हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा जो है अदर मशीनरी चाहिए, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तब जाकर ये काम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके क्या हो गया, जो मिनरल्स है वो भी आपके किस में माने जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में माने जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट से। किससे स्टार्ट करेंगे, वनों से हम स्टार्ट करेंगे, वनों की बात करेंगे। और फिर क्योंकि किसी भी संसाधन में हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपके फॉरेस्ट है उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, हम इसका कहाँ कहाँ यूज लेते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। और जो है इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स को डिस्कस से किए बिना हम क्या नहीं कर सकते, जो आपका सॉल्यूशन है वो नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना होता है, उसके बाद में सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो वो चीज आपको देखने को मिलती है, जो कि हम फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी चीजों को देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं, ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है जिसमें हम चर्चा करेंगे। चलो, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स। अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो वैल्यूएबल, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स किसे कहेंगे, जो हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है और यूजफुल है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ए रिसोर्स इज एनी मटेरियल, ठीक है, एनी मटेरियल दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू बिकम मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। हमारे लिए क्या हो सकते हैं, ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जो चीज यूजफुल होती है ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिक ही वैल्यूएबल हो जाती है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम है, यानी कि डीजल और पेट्रोल है, उनका हम उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, इसीलिए वो वैल्यूएबल भी है, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो वैल्यूएबल भी है। आई बात समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो चीज यूजफुल होती है वो ही आगे चल के क्या होती है, वैल्यूएबल होती है। इन सिंपल टर्म्स, कुछ जो है सामान्य भाषा में हम कहें, एनी मटेरियल दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल आइटम, ठीक, कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स। कोई भी पदार्थ जो कि हमें एक वैल्यूएबल आइटम देता है वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, ठीक है। सोइल हमें क्या दे रही है, कि सर सोइल हमें बहुत सारी चीजें देती है, उनमें से एक है हमारे लिए एग्रीकल्चर देती है, यानी कि खेती हम करते हैं सोइल में, तो सोइल हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। जो मिनरल्स है वो हमें मिट्टी से ही मिल रहे हैं, जो पेट्रोलियम है वो मिट्टी से ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो संसाधन है ही, साथ में ये जहां से मिल रहे हैं वो चीज भी हमारे लिए क्या है, संसाधन ही है, ठीक है। इसके अलावा हम पानी को एक संसाधन मानते हैं, ठीक है। वाटर को हम संसाधन क्यों मान रहे हैं, रिसोर्स क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, एक वैल्यूएबल आइटम के तौर पे है, उससे हम वैल्यू जनरेट करते हैं, वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन वेरियस एलिमेंट एंड सर्विस प्रोवाइड बाय नेचर। जो हमारा जीवन है वो कई प्रकार की सर्विसेज और कई प्रकार के जो रिसोर्स है उनका यूज करके ही बना है, वो उसी की वजह से मेंटेन है, ठीक है। यदि हम नोटिस करें, थोड़ा सा हमारे आसपास में देखें, तो कई चीजें हैं जिनसे हम क्या है, जिनसे हम घिरे हुए हैं। जैसे मान लो हम एक ह्यूमन है,
ठीक है, क्या है, ह्यूमन है। और हमारे पास में कितने संसाधन है, तो एक तो हम रोज पानी पीते हैं, तो जल हमारे लिए एक संसाधन है। ऑक्सीजन हमारे लिए एक संसाधन है, हालांकि ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनकी हम वैल्यू कम समझ रहे हैं अभी। लेकिन मान लो जिस टाइम पे जल और वायु बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगी, वैल्यूबल हो जाएगी, इनकी कमी हो जाएगी, तो ये भी हमें बिकती हुई नजर आ जाएगी। और पानी तो बिल्कुल बिकता है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, पानी तो अभी भी बिक रहा है। इसके अलावा हम कहते हैं एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोल है, कोयला है, उसका यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कई प्रकार के जो है चीजें काम में ले रहे हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी से बन रही है, ठीक है। इसके अलावा फूड हमारे लिए एक रिसोर्स है जो कि एग्रीकल्चर से ही हमें मिल रहा है या अलग अलग रिसोर्स से मिल रहा है। इसके अलावा और हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें मिनरल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपका जो फोन है उसमें कई प्रकार की चीजें इस्तेमाल की गई है, तब जाकर आज आप इसका यूज कर पा रहे हो। यदि फोन नहीं होगा तो कई चीजें आपकी अटक जाएगी, पानी नहीं होगा तो आपका जीवन अटक जाएगा, रह जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या है, हम चारों ओर जो है आपके संसाधनों से क्या हो चुके हैं, घिर चुके हैं। जो प्रकृति के रिसोर्स हैं उनके द्वारा हम क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, उनके बीच में फंस चुके हैं। तो वही चीज है कि कोई भी वेरियस एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट या सर्विस हमें जो प्रोवाइड करवाई जा रही है नेचर के द्वारा, वो ही हमारा क्या है, वो ही हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इस चीज को भी आपको समझना है। इसके बाद में आ जाता है कि 5 बेसिक इकोनॉमिक वेरिएबल। कुछ हम यदि इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पर देखें तो हमारे लिए संसाधन कौन कौन सी चीजें हैं, एनर्जी, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, एनर्जी है, तो ये भी एक तरह के रिसोर्स है। मैटर, मैटर के तौर पे हम क्या कह रहे हैं, मैटर के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि अपना जो ये है मिनरल्स है, गोल्ड है, जो सिल्वर है, आयरन है, ये सारे क्या है, मेटर्स है, और इनसे हम यूज में ले रहे हैं, इनको यूज में ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, संसाधन हो गए। स्पेस यानी कि जो जगह है, स्थान है जिस पर हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक वैल्यूबल आइटम है। इसके अलावा टाइम, टाइम बिल्कुल एक रिसोर्स के तौर पे है, ठीक है। और डाइवर्सिटी, अलग अलग होना, एक ये नई चीज ऐड की गई है कि डाइवर्सिटी, ठीक है, हर चीज में डाइवर्सिटी होना जरूरी है, तभी जाकर हम क्या कर पाते हैं, तभी जाकर हम सरवाइव कर पाते हैं, एक चीज के पीछे नहीं चलते हम। तो ये चीज है, 5 हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जिनको हम नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। क्या ये सब नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। एनर्जी के तौर पे पेट्रोलियम, मैटर के तौर पे गोल्ड, स्पेस के तौर पे आपका मान लो लैंड मान लो, या जहां पर हम रह रहे हैं वो घर मान लो, टाइम के तौर पे टाइम है ही, और साथ में डाइवर्सिटी तो आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ही नेचुरल रिसोर्स के जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी के आधार पर। किसके आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका किसके आधार पर है दोस्तों, अवेलेबिलिटी के आधार पर। और यही क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 2 चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी कि एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल का मतलब समझो, रीन्यू करना, ठीक है, इस शब्द को समझोगे आप। री यानी कि दोबारा से, न्यू यानी कि दोबारा से बना लेना, और एबल यानी कि योग्य, ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा बनाने योग्य है या वो दोबारा बन सकते हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है, वो सारे आपके क्या है, जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे देखे जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू होता है ना बहुत सारी चीजें, कि मैं तो कार्ड को रिन्यू करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से रिन्यू करवाने जा रहा हूँ। इसके अलावा हम कहते हैं आधार कार्ड को रिन्यू करवा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड में कुछ अपडेट करके उसको दोबारा से जो है रिन्यू करवा रहा हूँ, उसमें कुछ अपडेट कर रहा हूँ। तो वही चीजें आपको क्या होती है, उसी प्रकार से जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। दीज रिसोर्स आर एक्सह्यूजिस्टेबल, ठीक है, इनएक्सह्यूजिबल यानी कि कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है, रेगुलर बनते रहते हैं। एज दे रिप्लेस
देम सैल्वेज थ्रू रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं या रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, कोई सी भी चीज मान लो, दोबारा से बनना, दोबारा से जो है उत्पादित हो जाना या रिप्लेस हो जाना, दूसरा आ जाना, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो रिन्यूएबल के साथ ही होती है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सनलाइट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, हम सोलर एनर्जी यूज करते हैं ना, याद करो आप, सोलर एनर्जी को हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, यूज करते हैं। आजकल इसका जो है क्रेज बढ़ रहा है, एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी का क्या बढ़ रहा है, क्रेज बढ़ रहा है। अब ये जो सोलर एनर्जी है इसका हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से, क्योंकि ये एक दिन में बनती है, उसके बाद में दोबारा से धूप होती है, दोबारा से बन जाती है, फिर यूज की जाती है, फिर दोबारा से बन जाती है। तो इस प्रकार एक नेचुरल प्रोसेस चल रही है और उसमें क्या बन जाती है, दोबारा बन जाती है। वाटर, बारिश होती है, दोबारा से पानी अवेलेबल हो जाता है। सॉइल एक लंबे टाइम के बाद में बनती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक तो सॉइल फर्टिलिटी। जब हम सोइल की बात करते हैं तब उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जब हम सोइल की बात करते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन सोइल फर्टिलिटी को हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमने एक सीजन ग्रो किया, ठीक है, एक सीजन हमने क्या किया, ग्रो किया, उसमें कुछ क्रॉप्स उगाई हमने। ठीक है, अब इन क्रॉप्स की वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जो आपके सोइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दोबारा से बनाना चाहते हो। अब इसको दोबारा बनाने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा कि सर हम तो कुछ मेन्योर डालते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं, मेन्योर डाल देते हैं, और इसके अलावा और कुछ जैसे टिलेज वाली प्रोसेस हो गई, ठीक है, दूसरी फसल ग्रो कर देते हैं। इस प्रकार से हम क्या रखते हैं, फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, दोबारा से फर्टिलिटी बनाते हैं। ठीक है, तो जहां पर सोइल फर्टिलिटी की बात आती है वहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल है, लेकिन सिर्फ सोइल की बात करें तो वो फिर किस में आ जाएगी, नॉन रिन्यूएबल में ही आएगी, क्योंकि उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोइल कुछ टाइम के बाद में बन जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल ये होते हैं उसी के अनुसार ये चीजें हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। प्लांट्स को हम बहुत जल्दी ग्रो करवाते हैं, जैसे कि आपके जो ये होते हैं फॉरेस्ट होते हैं, इनको हम काट कर जो है 15-20 साल में दोबारा से एक फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्रॉप्स होती है उनको हम 4 महीने के लिए उगाते हैं, उसके बाद में दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, दूसरी क्रॉप उगा लेते हैं। तो ये भी दोबारा से जो है रिन्यू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनकी हम बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि इनको हम दोबारा नहीं बना सकते या बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक लॉन्ग टाइम के बाद में ये रिसाइकल होते हैं, दोबारा से बनते हैं। ठीक है, दीज रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ऑन यूज्ड, यानी कि एक बार यूज करने के बाद में इनको हम रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये एक बार यूज करने के बाद में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो चीज देखने को मिलती है। एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर फॉसिल फ्यूल आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे, स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आ जाएगी, इसके अलावा हम यहाँ पर सोइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सोइल भी। तो फॉसिल फ्यूल में वो सारी चीजें आती है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम भी इसी में आता है, इसके अलावा कोल भी इसी में आता है, इसके अलावा हम कहते हैं जो आपके नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस होती है वो भी इसी में आती है। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है, इसी चीज में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ से कुछ स्पीसीज होती है, जैसे कि हम कहते हैं डायनासोर, अब वो विलुप्त तो हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से आ जाएंगे, या आएंगे तो बहुत जो है पुराने टाइम तक, बहुत लाखों साल के बाद में आएंगे। तो कुछ विशेष स्पीसीज है, उनका विलुप्त हो जाना भी क्या है, एक जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है बेस्ड ऑन ओरिजिन।
ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं उसके आधार पर। तो लिविंग रिसोर्स दैट कैन बी रिप्रोड्यूस एंड रिप्लेस देमसेल्व्स, कुछ लिविंग रिसोर्स है जो कि क्या है, या तो रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है, या उनको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो सारी चीजें आपके किस में आती है, बायोटिक रिसोर्स में। देखो बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी आपको। बायोटिक और एबायोटिक दो चीजें होती है, ठीक है। बायोटिक का सीधा सीधा मतलब ये होता है जिनमें क्या है, लाइफ है, ठीक है, क्या है, जिनमें लाइफ देखने को मिलती है, वो आपके बायोटिक रिसोर्स होते हैं, लाइफ वाले। अब इसमें चाहे एनिमल्स हो, फिश हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीजें इसी में आती है और ये रिसोर्स के तौर पे ही है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर में प्लांट्स उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, उनका यूज करते हैं। इसके अलावा जो है फिशरीज में हम क्या करते हैं, फिश को पालते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है दोस्तों, ये आपके कहीं ना कहीं बायोटिक रिसोर्स के तौर पे ही देखी जाती है, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्स की। एबायोटिक रिसोर्स के रूप में नॉन लिविंग है, यानी कि इनका हम क्या कर सकते हैं, यूज दोबारा से या इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये आपके लैंड हो गई। देखो यहाँ पर नॉन रिप्लेस में आ गया ना लैंड, इसका मतलब वहां पर भी ये नॉन रिन्यूएबल में ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, ये सारी चीजें आपके इसी में आती है। इनको हम दोबारा से नहीं बना सकते, या यदि बनाना भी होगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन कंटिन्यूअल यूटिलिटी, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स, वही दोबारा से बात आ गई, वो कंटिन्यूअल यूनिटी की वो उपयोगिता के आधार पर भी इनकी वही जो है दोबारा से क्लास है रिसाइकल, यानी कि जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी के आधार पर हम ये कहते हैं कि कुछ मटेरियल है जिनको हम रॉ इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट कच्चा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ को हम जो है इनको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एनर्जी रिसोर्स के तौर पे, या इनसे बाद में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके जो है रिप्लेस कर दिए गए हैं, दोबारा से बनाए गए हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रिसोर्स, इनडायरेक्ट रिसोर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे कुछ प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है आपके नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको हम देखेंगे। देखो यहाँ पर है कि अनइक्वल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का कहीं पर तो बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और कहीं पर बहुत कम उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में पॉपुलेशन तो लगभग 4% है, ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा होगा, पॉपुलेशन जो होती है वो लगभग अमेरिका की 4% है। यहाँ देखो अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, ओनली 4% है, लेकिन जो कंजप्शन है नेचुरल रिसोर्स का वो 25% है, ठीक है, यानी कि 4 लोग मिलकर 25 लोगों का खाना खा रहे हैं, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है, सीधा सीधा हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि मान लो किसी देश में 4 लोग हैं और वो विश्व का 1/4 नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पानी का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 लोग मिलकर कितना, लगभग 1/4 जो 4 भाग है उस पानी को यूज में ले रहे हैं, पूरे पानी को अकेले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कंजप्शन ठीक नहीं है, ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली हम ये कह सकते हैं कि हाई कंजप्शन हो गया, किसमें, अमेरिका में। इसके विपरीत जहां पर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये आपके क्या करते हैं, ओवर यूज रिसोर्स ड्यू टू देयर लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि रिसोर्स का यूज तो ये भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये रिसोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज तो ये भी करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी लार्ज पॉपुलेशन की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अब 140 करोड़ लोग हैं तो वो आपके क्या करेंगे, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो होती ही है, ठीक है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट में हम ये कहते हैं कि फूड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, रहने को घर होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्लोथ्स, कपड़े होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इनको कंप्लीट करने के लिए तो यूज करेंगे ही संसाधनों का, तो वहां पर यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो 4% है फिर भी 25% का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है।
इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है वो प्रोड्यूस करती है लगभग 75% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अपने क्या कर रही है पर कैपिटा जो वो है इनकम है वो बढ़ा रही है, उस प्रकार की देश या जो देश अपने को क्या बनाना चाहते हैं, डेवलप बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, वो उस दौड़ में है। जैसे कि हमारा देश उसी दौड़ में है, चाइना भी उसी दौड़ में है, ठीक है। तो ये जो देश है ये ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा ही ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रदूषण तो होना ही है, ठीक है। क्या होना है, प्रदूषण तो यहाँ पर होना ही है, क्योंकि पॉपुलेशन ही उतनी है और उतनी पॉपुलेशन के लिए चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में आता है प्लानिंग लैंड यूज, ठीक है। इसके अलावा हम लैंड का जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे जो आपके एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे हम जंगलों को काटकर वहां पर खेती कर रहे हैं। इंडस्ट्री की जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है इंडस्ट्रियां लग रही है। इसके अलावा ह्यूमन के लिए जो सेटलमेंट हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के जो सेटलमेंट की हम बात करते हैं, उनके बसने की हम बात करते हैं, तो वो भी अनयूजुअल तरीके से चारों ओर जो है जहां पर भी लोग जगह मिलती है वहां पर ही मकान बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं जो है नेचुरल रिसोर्स का क्या है, अति दोहन के रूप में है, ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। इसके बाद में ही हम लैंड यूज को डिफोरेस्टेशन के लिए, ग्रास लैंड डिप्लेशन और वेट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जहां पर हम जंगलों को काट रहे हैं, ग्रास लैंड जो है कम होते जा रहे हैं, वेट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार की चीजें हो रही है। और ये सारी जो चीजें हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रही है, ठीक है। यह चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो काम हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रहे हैं। नीड फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, हमें किसकी जरूरत है, तो हमें इस प्रकार की जो है लाइफ स्टाइल की जरूरत है जो कि सस्टेनेबल हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम चीजों का आज ही उपयोग कर ले और उसके बाद में कल के लिए कुछ ना छोड़े, ठीक है। तो हम कल के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाए, इसके लिए हमें काम करना है। और वो कैसे होगा, तो इंक्रीज लॉन्जेविटी, नॉलेज एंड अवेयरनेस जो कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपका नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप और हम ये समझे कि रिसोर्स क्यों जरूरी है और उनका होना भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आ जाता है हायर इनकम लेवल, ठीक है। हमारा लेवल जो अच्छा जीवन होता है उसका हायर इनकम लेवल होता है, स्टेबल पॉपुलेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, लॉन्ग टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट है और जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये हमारे क्या है, एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए क्या है, एक तरह की रिक्वायरमेंट्स है, उद्देश्य है हमारे कि इस प्रकार का हमारे क्या होना चाहिए, इस प्रकार की हमारी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज आपको देखने को मिलती है। ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वैसे वैसे एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है अति उपयोग, ठीक है। क्या होता है, अति उपयोग करना, हम जो है ज्यादा से ज्यादा उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये हाई पॉपुलेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, हाईली फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का हम यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से हमें कई प्रकार का पॉपुलेशन और स्पीसीज जो है डेंजर में दिखाई देती है, स्पीसीज विलुप्त हो जाती है, ठीक है। एरेबल लैंड, फ्रेश वाटर और फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट, इन सब को हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन सब का हम आवश्यकता से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्स से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनमें क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर इशू है, ठीक है। इसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल नजर आ रहा है, ठीक है। बरसात कहीं पे ज्यादा हो जाती है, कहीं पे कम होती है, कहीं कहीं बार बारिश बहुत ज्यादा दिखाई देती है, होती है, और कई बार ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसकी वजह से है दोस्तों, ये आपके बारिश की वजह से ही होता है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ये भी क्या हो रहा है, ये भी आपके नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा यूज करने की वजह से ही हो रहा है, ये भी इनसे ही जुड़ा हुआ है।
लैंड यूज एंड डेवलपमेंट, इसके साथ में हम लैंड का ज्यादा यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट से संबंधित चीजों के लिए, चाहे वो सिटीज का डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हाईवेज का डेवलपमेंट हो और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो। इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब के लिए हम जो है आपके नेचुरल रिसोर्स का अतिदोहन अति उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाता है सबसे पहला जो आपका रिसोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी रिसोर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले फॉरेस्ट आ जाता है, फॉरेस्ट के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो फॉरेस्ट है ये आपका एबायोटिक कम्युनिटी के तौर पे है। ठीक है, ये बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर जो बायोटिक कम्युनिटी है इसका मतलब है कि एक फॉरेस्ट में सिर्फ पेड़ पौधों की कुछ स्पीसीज नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा कंजप्शन करने वाले जो कंज्यूमर है वो होते हैं। कंज्यूमर में भी एक कंज्यूमर इस प्रकार के हैं जो कि शाकाहारी है, ठीक है, एक कंज्यूमर इस प्रकार के हैं जो कि मांसाहारी है। तो वो सारे जो जीव है वो किस पे डिपेंड है, उस फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो उस मिलाकर उस पे पूरे एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं, उस पूरे डाइवर्सिटी को हम फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है। इसमें मुख्य रूप से ट्री, श्रब्स, वुडी जो वेजिटेशन है ओपन विद द क्लोज कैनोपी, इसके साथ में एक क्लोज कैनोपी के साथ में क्या होते हैं, ये सारे फॉरेस्ट होते हैं। देखो कैनोपी क्या होती है इस चीज को समझ लो। आपका ये पौधा है, इसका कितना फैलाव है, ठीक है, ये मान लो पौधा है, पेड़ है, इसका कितना फैलाव है ये चीज बताने के लिए आपका क्या होता है, एक कैनोपी होती है। अब यहां से लेकर यहां तक का ये जो एरिया है इसको हम कैनोपी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं दोस्तों, कैनोपी के। जो आपके फॉरेस्ट्री का आगे चल के कोर्स आएगा ना, फॉरेस्ट्री से संबंधित हॉर्टिकल्चर का कोर्स, उसमें कैनोपी की इनकी बातें ज्यादा होगी, अलग अलग प्रकार की कैनोपी होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चलो कि ये जो एरिया है इसी को हम कैनोपी कहते हैं। ठीक है, किसी भी पौधे के द्वारा घेरा गया पूरा एरिया कैनोपी होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। और आगे आपके जो है देखो ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है इसकी हम बात करें तो फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा के फोरिस से आया है, जिसका अर्थ होता है आउटसाइड, बाहर की ओर। ठीक है, तो फॉरेस्ट नॉर्मली बाहर ही होता है। ठीक है, तो वो जो है फोरिस का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर, तो वो आपको ध्यान रखना है, लैटिन शब्द है। बाकी बेसिक जो एसेंशियल चीजें हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, ये सारी चीजें हमें देने का काम करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, सपोर्टिंग करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ये सारे काम किसके होते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट के ही होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट का जो है कुछ ग्लोबल कवर की बात करें तो कुछ कंट्रीज है जैसे कि ग्लोबल 20% जो रसिया है वो फॉरेस्ट का कवर करवाता है। ठीक है, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चाइना आ गया, यूएसए आ गया, ये सब। इंडिया में देखो हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट शुड भी होने चाहिए। ठीक है, लगभग हमारे लिए जो है 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये 24.62 जो कि काफी कम है। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना एरिया हमारे पास फॉरेस्ट का नहीं है। और इसकी कहीं ना कहीं एक वजह यह है कि हमारे पास क्या है, हाई डेंसिटी में पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या है, हाई डेंसिटी में पॉपुलेशन है, ये चीज हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव एंड एमेलियोरेटिव फंक्शंस। ठीक है, अब देखो ये जो आपके ये है फॉरेस्ट है, इनके कई प्रकार के काम होते हैं। तो हम 6th क्लास से बहुत सारी चीजें पढ़ते आते हैं, फॉरेस्ट के अलग अलग काम पढ़ते आते हैं। तो इनमें वही चीजें हैं जैसे कि हमें वाटर शेड प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, कई प्रकार के जो प्रोटेक्शन है, चाहे वो रन हो, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो प्रिवेंट ऑफ ड्रॉट हो, इन सब से बचाने का काम किसका है, फॉरेस्ट का है। इरोजन को रोकने का काम करेगा, सॉइल को होल्ड करता है। लैंड बैंक के तौर पे काम करता है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है। एटमॉस्फेयर रेगुलेशंस जो आपके ये होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हम जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं उसका कंजप्शन करते हैं, उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो वो जो बैलेंस है वो बनाने के लिए एटमॉस्फेयर, ये जो आपके फॉरेस्ट है, ये होना जरूरी है।
इसके अलावा प्रोडक्टिव फंक्शंस की बात करें तो लोकल यूज में तो काम में आते हैं, फूड हो गया, फ्यूल हो गया, टिम्बर हो गया, फाइबर हो गया, मेडिसिनल अदर प्रोडक्ट्स में तो काम में आते ही हैं। साथ में ये मार्केट यूज में भी काम में आते हैं, जैसे कि कई प्रकार के टिम्बर एक्सट्रैक्शन, ट्रेड में, इनकम में, इन सब में काम में आते हैं। मेडिकल और इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, कई प्रकार की दवाइयां हम जो है पेड़ पौधों से बनाते हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो भी आपके पौधों की होती है। कई प्रकार के पेड़ पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं वो काफी महंगे बिकते हैं, ठीक है, या उनके टिम्बर होती है वो काफी महंगी बिकती है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। इको टूरिज्म में एनवायरमेंट एजुकेशन में इसका रोल है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू, ठीक है, पैसा भी देती है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है, दोनों चीजें हैं। इसके अलावा एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम में अभी मैंने बताया था CO2 का जो है ये क्या करते हैं, यूज करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो है इकोनॉमिक बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं एब्जॉर्ब 4 टन ऑफ CO2 एंड रिलीज 8 टन ऑफ ऑक्सीजन पर एकड़, एक एकड़ में इतना जो है जंगल के द्वारा इतना ऑक्सीजन और इतना CO2 का कंजप्शन और जो रिलीज है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्शियल वैल्यू होती है, एग्रीकल्चर में हो गया, इंडस्ट्रीज में हो गया, ठीक है, टिम्बर में हो गया, इनमें वैल्यू है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी के तौर पे है, जो पोल्यूशन है उसको प्योरीफाई करने के लिए, चाहे गैसें हो, चाहे आपकी सोइल हो, इन सब को दोबारा से रिस्टोर करता है, उनको दोबारा से प्योर करता है, ये जंगलों के काम होते हैं, फॉरेस्ट के काम होते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मिट्टी को बचाने में भी काम में आता है। एस्थेटिक वैल्यू होती है, चाहे ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे इकोसिस्टम रिसर्च की बात हो, इन सब में क्या होता है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्राइबल इकोनॉमी की बात करें, ट्राइबल इकोनॉमी आपके जो कई प्रकार के कुछ ट्राइबल्स हैं जो कि किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होती है, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे पीते हैं, ठीक है, वहीं पे रहते हैं, तो उनका सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, तो ट्राइबल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ठीक है, डिफोरेस्टेशन के कुछ कारण है, जिसमें एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको समझ लो थोड़ा सा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो है जंगलों को काटा और उनको जलाकर यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर ली, उसके बाद में दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह क्या हो जाते हैं भाई, 4 से 5 साल तक खेती की, उसके बाद में दूसरी जगह जंगल काट कर वहां पर खेती करना प्रारंभ कर दिया, तो ये जो शिफ्ट होकर खेती कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ये मुख्य रूप से ट्राइबल्स ही करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो ही करती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जो जंगलों की मिट्टी होती है वो अधिकतर कैसी होती है, अधिकतर जो है लो फर्टिलिटी वाली होती है, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए वहां पर खेती करते हैं, उसके बाद में शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। बाकी कॉमर्शियल खेती हो गई, वुड डिमांड हो गई, एग्रीकल्चर बिजनेस हो गए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए, ये सारे तो जो है आपके इसके कारण है ही, ये तो देखने को मिलते ही है। इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स कई प्रकार के हैं, सॉइल का इरोजन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं, ये सारे क्या है आपके डिफोरेस्टेशन के लॉस है। तो इस प्रकार से कुछ जो है केस स्टडीज है, जैसे जूम कल्टीवेशन, मैंने बता दिया आपको, जूमिंग जो एग्रीकल्चर है या जूमिंग जो कल्टीवेशन है वो आपके जूम कल्टीवेशन होता है। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का मतलब है ये एक तरह का क्या है, उत्तराखंड के जो है हिमालय में हुआ था मुख्य रूप से, और इसमें क्या होता, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया था, पेड़ों से चिपक गए थे, उनको काटने से बचाने के लिए, इस प्रकार का जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट, ठीक है, ये चीज हुई। वेस्टर्न हिमालय रीजन, ये सारी जो है कुछ बेसिक बातें हैं। इसके बाद में कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की कुछ बातें हैं, नेशनल प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस, एफोरेस्टेशन, और इसके बाद में आपके आ जाते हैं वाटर रिसोर्स, ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको फॉरेस्ट में ध्यान रखनी है। फॉरेस्ट रिसोर्स में देखो, फॉरेस्ट में बेसिकली क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं इन चीज़ों को, इनका यूज क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि इनमें आपको ध्यान रखना है। कल हम बात करेंगे वाटर रिसोर्स की, ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसके बाद में जितने भी आगे वाले नेचुरल रिसोर्स है उनकी हम नेक्स्ट क्लासेज में ही बात करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।